हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जाटव और स्वागत करता हूं आपका रेनबो एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम 10th 12th ग्रामर का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। क्योंकि देखो, सेंटेंस के बारे में आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिटेल में जान सकते हो, लेकिन वो अभी आपके काम करनी है क्योंकि आपके 10th या 12th के बोर्ड एग्जाम्स में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन आता है। तो उसके पूरे टेबल चार्ट के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उसको समझेंगे कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में तरीके के सेंटेंस में ट्रांसलेट मतलब चेंज किया जाता है। ठीक है, अभी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपको कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेंटेंस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग, यानी कुछ भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड ना हो कि भाई जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है और वो इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस, वो वर्ड्स का ग्रुप है उसको सेंटेंस करेंगे, उसका एक ना एक कोई कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। वो क्या कहलाएगा? हमारा सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैंने बोला राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये इसका कोई एक प्रॉपर मीनिंग है और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है। लेकिन मैं बोलूं इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट, या नहीं सॉरी, इसकी तरीके से इज प्लेइंग राहुल क्रिकेट, ऐसे कुछ भी टेढ़ा आड़ा सा बोल देता हूँ, वो है तो सही ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो इसलिए इसे सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसे जंबल्ड सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं। वैसे बेसिकली 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन हमारा जो मेनली क्वेश्चन आएगा वो इन तीनों चीजों में से आएगा। ठीक है, ये वाले 2 टाइप्स के सेंटेंसेस जो है ना, इनमें से हमारा क्वेश्चन बनता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। लेकिन फिर भी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस में 2 कैटेगरी आती है, एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। सीधी बात है, किसी चीज पर अफर्म करना यानी किसी चीज पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, या फिर किसी चीज पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देना। दोनों ही तरीके के सेंटेंस किसमें आ गए? हमारे असर्टिव में आ गए। दूसरा हो गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। मतलब सीधी बात है कि इस तरीके के सेंटेंस सिर्फ एक ही काम करेंगे, क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका हाँ या ना में सीधा जवाब दे दो। ठीक है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका थोड़ा सा डिटेल्ड आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो जो हाँ या ना में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन? यस नो इंटेरोगेटिव, और दूसरे को बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव या WH फैमिली वाला। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, डू यू स्पीक इंग्लिश, यानी यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे किया और यहाँ पर यस नो इंटेरोगेटिव बनाया कि हाँ आप बोलते हो या नहीं बोलते हो, हाँ या ना में आप इसका जवाब दे सकते हो। अब मैंने बोला कि व्हेन विल यू गो फॉर अ क्लास, यानी आप कब क्लास के लिए जाओगे, तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन पूरा टाइम प्रॉपर बताकर देना होगा। तो ये यस नो इंटेरोगेटिव नहीं है, ये क्या है? डबल इंटेरोगेटिव या WH फैमिली। ठीक है, तीसरी कैटेगरी का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात क्या करें? ये या तो ऑर्डर यानी आदेश, ठीक है, या फिर एडवाइस यानी सलाह बताएंगे। ठीक है, सलाह बताएंगे, या फिर रिक्वेस्ट बताएंगे। और इनको मेनली पहचानने का एक शॉर्ट तरीका है। वैसे हर कभी कभी वो आगे सब्जेक्ट को एक अलग से लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट या तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, वर्ब से स्टार्ट होगा सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट, या फिर डोंट या डू नॉट फर्स्ट फॉर्म याद होगा। ठीक है, या फिर प्लीज काइंडली के बाद क्या लगी होगी? फर्स्ट फॉर्म। मतलब सीधी बात होगी कि यहाँ पर मेनली ज्यादातर सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट कैसा रहेगा? गायब रहेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट गायब है और डायरेक्ट तरीके से सेंटेंस बोला जा रहा है तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने बोला डू इट, करो। ठीक है, मैंने बोला कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, ये भी क्या हो गया? हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी शांत रहो। ठीक है, ओपन द डोर। ठीक है, तो ये सारे किस कैटेगरी के सेंटेंस हो गए? हमारे इंपेरेटिव कैटेगरी के सेंटेंस हो। ओपन द डोर। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आप देख सकते हो कहीं पर आपने कहा प्लीज टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, यहाँ पे आप सलाह दे रहे हो। ठीक है, डू इट में अगर कोई बड़ा किसी छोटे से कहेगा तो ऑर्डर देगा, छोटा किसी बड़े से कहेगा तो रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और आपको सलाह वगैरह कोई दे रहा है, जैसे डॉक्टर आपसे कह रहा है कि ये चीज आप करो, तो वो क्या हो गई? आपकी सलाह। तो ये तीनों तरीके से कैटेगरी में आ सकता है डू इट वाला सेंटेंस। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपका इसमें से नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जानकारी होना कंपलसरी है। ठीक है, देखिए वीडियो लंबी भी हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आपको जानकारी पूरी मिलेगी।
अगला होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय आदि बोधक बोल सकते हैं ना, विस्मय आदि बोधक मतलब एकदम से जो फीलिंग जो होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको दर्शाने के लिए ऐसे सेंटेंस यूज किए जाते हैं। जैसे इनमें कुछ वर्ड्स होते हैं, अरे, व्हाट अ नॉइस, है ना, व्हाट अ जोक, इस तरीके के जो एकदम से जो भाव बताते हो आप, उन सब के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है या विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं। इसे कैसे बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, नीचे ऐसा पॉइंट और ऊपर से एक लाइन खिंची होती है, ठीक है। आई होप सो समझ में आया होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद एक और होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की सीधी सी बात होती है, ये किस काम में आता है, विश या प्रेयर बताने के लिए, यानी किसी के लिए हम शुभाशीष या किसी के लिए शुभकामना या किसी प्रकार की प्रार्थना कर रहे हो, तो वो सेंटेंस किस कैटेगरी का सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे मैंने बोला मे यू लिव लॉन्ग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मे यू लिव लॉन्ग, यानी आप एक अच्छी विश कर रहे हो कि आपकी आयु कैसी हो, लंबी हो, ठीक है। मैंने बोला मे यू गेट वेल सून, यानी आपने इसके लिए प्रेयर की कि आप जल्दी सही हो जाओ। तो विश या प्रेयर किसी के लिए अच्छी कामना, शुभकामना या फिर किसी के लिए प्रार्थना करने से सेंस में बोले, प्रेयर की बात करें तो ऐसे सेंटेंस किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ऑप्टेटिव। तो हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली कि सेंटेंसेस 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे काम में यही 4 आने वाले हैं। वो यहाँ पे से ही 2 जो टाइप की कैटेगरी है ये काम में आने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन यहीं से बनेगा। डू एज डायरेक्ट में 1 नंबर का 100% ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। रेयरली हो कि किसी एग्जाम में ना आए। अब देखो, अगर मैं बोलूं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो जब भी मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो उसका स्ट्रक्चर में होगा सब्जेक्ट, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी, या फिर पहले हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब या फिर डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगी। और ये OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स। क्या होता है, अदर वर्ड्स, ठीक है। मतलब जो भी अन्य शब्द है ऑब्जेक्ट के अलावा वो सारे अदर वर्ड्स में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, उसी के बाद नॉट लगेगा। कभी भी आप एक बात ध्यान रख लेना, नेगेटिव बनाते टाइम बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट नहीं लगा सकते। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट कभी भी नहीं लगा सकते। हमेशा नॉट लगाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब का जो भी फॉर्मेट फॉलो होगा टेंस के अकॉर्डिंग उसको लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब देखो इंटेरोगेटिव 2 तरीके से होता है, ठीक है। अब कभी कभी वो क्वेश्चन वर्ड दे के कह देगा कि इसको ये वर्ड लगा के इंटेरोगेटिव बनाओ, तो वो WH कैटेगरी वाले में आ जाएगा। और नॉर्मल बोलेगा कि इंटेरोगेटिव बनाओ, तो आप क्या करोगे, जब भी इंटेरोगेटिव बनाओगे तो ओनली हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, फिर क्या जाएगा हमारा सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। और बस इसी फॉर्मेशन को पूरा फॉलो करना है WH फैमिली या डबल इंटेरोगेटिव वाले में। बस आगे जो भी क्वेश्चन वर्ड लगाना है वो लगाना है। देखो सेम ही है, यहां से तो पूरा का पूरा सेम है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। बस आगे क्या लग गया, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आए। अब हम आते हैं हमारे मेन बात पर कि भाई कहां से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा। इस चार्ट से बनेगा। इस चार्ट को क्या कर लेना, चार्ट लेना पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप देखें कि अगर मैं इस चार्ट को समझाऊं तो थोड़ा सा नॉर्मल देख लेते हैं। मैंने अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लग जाएगी, नॉट, ठीक है। और फिर इंटेरोगेटिव के लिए क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे, सब्जेक्ट देन वर्ब, ठीक है। अब ये बीच में मैंने बस हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह और वर्ब्स वगैरह के बारे में जानकारी लिखी है, इसके अकॉर्डिंग किसको चेंज करना। देखो कभी भी किसी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में SAES डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद दिख जाए तो नेगेटिव बनाते टाइम हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या लगाओगे, डू या डज। अगर SAES है तो क्या लगाओगे, डज। फर्स्ट फॉर्म अकेली लगी है तो क्या लगाओगे, डू। उसके बाद नॉट लगाओगे और हमेशा वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इंटेरोगेटिव के लिए भी यही, हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दोगे, आगे डू या डज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या दी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नेगेटिव बनाने के लिए डिड लगाओगे, उसके बाद नॉट और वापस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर आप इंटेरोगेटिव बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगी, आगे, यानी डिड, सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये जो आगे का सेंटेंस है सेम टू सेम, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स वैसे के वैसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी
कि यहाँ पर दो ही टेंस के सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा रहे हो, वर्ब लगा रहे हो, या तो फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, ठीक है। बिना हेल्पिंग वर्ब के दो ही कैटेगरी के अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब अलग से लगानी पड़ती है। तो इसी में से ज्यादा पूछता है, इसी वाले टेंस में से आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। अब अगर हैज या हैव एज अ मेन वर्ब यूज की जाए, मतलब देखो एक तो क्या होता है कि परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज हैव के साथ क्या हो जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी अगर बिना वर्ब के हैज या हैव यूज हो तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए करोगे आप डू या डज नॉट और वापस क्या लगा दोगे, हैव। इसी तरीके से इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू या डज लगाओगे, सब्जेक्ट और वापस क्या लग जाएगा, हैव। हैव इज जस्ट कॉल्ड की जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही थी ना, वैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, हैव, ठीक है। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे कहीं भी डू डज या डिड लग जाता है तो हमेशा वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना ही सेकंड फॉर्म, ना ही एस या ईएस, ठीक है। पूरा चार्ट में नॉर्मली समझा रहा हूँ, हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। इसी तरीके से हैड होगा बिना वर्ब के तो आप डिड नॉट और हैव लगा दोगे तो नेगेटिव, और डिड सब्जेक्ट और हैव लगा दोगे तो इंटरोगेटिव। अब देखो ये दो ध्यान रखना, ठीक है, ये दो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से, ठीक है। सबसे ज्यादा यही पूछता है। कारण क्या होता है इसमें, क्या है कि ये देखो होने को तो ये इसी तरीके का है कि आप या तो फर्स्ट फॉर्म है डू मेन वर्ब में, या फिर डू में क्या लग रहा है, एस या ईएस, तो हम क्या करते हैं डू या डज नॉट लगा के वापस फर्स्ट फॉर्म यानी डू लगाए, ठीक है। तो अगर कहीं भी मेन वर्ब में डू या डज लगाए तो आप क्या लगाओगे, डू या डज के साथ नॉट लगाओगे, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, लेकिन वापस आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डू यूज करनी है। बस यही मिस्टेक है कि लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि भाई डू या डज लगाते हुए देख लिया उन्होंने, यार डू या डज तो पहले से आ गया, अब वापस फर्स्ट फॉर्म के तौर पर डू को नहीं लगाते, इसलिए मैंने इस कैटेगरी की के सेंटेंस को एक अलग ही स्ट्रक्चर बना दिया, होने को तो इससे ही कवर हो रहा है, ठीक है। अब इसी को इंटरोगेटिव बनाओगे डू या डज सब्जेक्ट एंड फिर वापस क्या लग जाएगा, डू। इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब में डिड लगा है तो आप क्या करोगे, डिड नॉट और वापस क्या लगा दोगे, डू नेगेटिव के लिए, ठीक है। इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे क्या जाएगी, डिड सब्जेक्ट एंड डू, अदर वर्ड्स वगैरह जो ऑब्जेक्ट हैं वो वैसे। अब देखो ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया आपको, ठीक है। ऑलवेज का नेगेटिव नेवर बनता है और बाकी नॉर्मल चलता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि ऑलवेज के में भी वो डू नॉट डज नॉट लगाने लगते हैं। ऑलवेज की जगह पर आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, नेवर लगा सकते हो, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आपको साइड में लिखा जाएगा ऐसे, जैसे मैंने बोला कि दे मेक नॉइस, एक सेंटेंस लिखा है सिंपल सा, दे मेक नॉइस, इसमें बोला उसने कि चेंज इनटू नेगेटिव, इस तरीके से देता है आपके डू एज डायरेक्ट में, चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, पूरे स्ट्रक्चर में देखा कि हमने देखा ये तो सब्जेक्ट है और ये मेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपने देखा कि या अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हो तो पहले तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, दे लगा दिया, ठीक है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। तो हमें पता है फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगेगी, डू, तो आपने क्या लगा दिया, डू। फिर उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो डू के साथ क्या लग गया, नॉट, ठीक है। और वापस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट मेक, और ये बचा हुआ नॉइस ऐसा का ऐसा, ये बन गया वही नेगेटिव सेंटेंस। मजाक था ये तो, है ना। अब देखें ध्यान से, जैसे मैंने एक को सेंटेंस लिखा, शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड। अगर उसने बोला आपसे कि इसको बना दो इंटेरोगेटिव, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब ये पूरा नहीं लिख रहा ना, इस तरीके से आपके सेंटेंस को पेपर में लिखा हुआ आएगा, है ना। अब देखें जरा ध्यान से, आपने देखा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने वर्ब देखी, वर्ब तो क्या है हमारी कुक, लेकिन उसमें क्या लग रहा है, एस या ईएस। तो इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, और बनाना कौन सा, इंटेरोगेटिव। तो हम देख चुके हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू या डज। तो डू या डज में से देखो कि अगर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग रहा है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी यहाँ पर, डज, ठीक है। फिर डज, डू या डज में से आ गया, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, शी। अब देखो ध्यान से, डू या डज लग गया,
सब्जेक्ट लग गया। अब उसके बाद वर्ब कैसी आएगी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अगर आपके किसी भी सेंटेंसेस में आपका डू डज या डिड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ गया तो हमेशा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना ही SAES लगेगा ना ही सेकंड फॉर्म। तो यहां ओनली क्या जाएगा, कुक, ओनली क्या जाएगा, कुक एंड फूड। क्या ये सही है? अब नहीं है साहब, आपका नंबर काट लेगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। तो लास्ट में क्या लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क कतई भी लगाना ना भूलें। ठीक है, देखा आपने, इस चार्ट, छोटे से चार्ट के थ्रू आप बहुत प्यार से कर सकते हो। बस सबसे मेन काम क्या है, इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आप ध्यान देखें, जैसे एक और सेंटेंस लिख दिया, मैं यहां पे लिखता हूं कि जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, he looked at me, he looked at me। ठीक है, अगर मैंने बोला इसको आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इसको क्या बनाना है आपको, नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो आपने देखा सब्जेक्ट के बाद ये लिखा है लुक्ड। ठीक है, तो आपने देखा लुक तो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है नहीं, ऐसे ही लग नहीं रहा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगी होगी, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म। देखो लुक्ड एंड लुक्ड, सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है। तो पहचानोगे कैसे कि ये सेकंड फॉर्म ही है, कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद वो फॉर्म आ गई जिसकी सेकंड और थर्ड एक जैसी है, सेकंड और थर्ड फॉर्म जिनकी एक जैसी है, और वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आ जाए तो क्या हो गई हमारी सेकंड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है और फिर वो सेकंड या थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हमेशा क्या होगी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर लुक्ड से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगी होती तो ये थर्ड फॉर्म होती, नहीं तो क्या है, सेकंड फॉर्म। अब समझ चुके हैं कि भाई ये सेकंड फॉर्म है, इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, सब्जेक्ट तो लगाओगे साहब, तो सब्जेक्ट लगा दिया आपने, क्या, डिड, वो सही, ही, क्या लगा दिया, सब्जेक्ट ही। अब हम देख सकते हैं कि भाई हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लगाना है, डिड, तो यहाँ पे ही के बाद क्या लगा दिया, डिड। अब देन नेगेटिव बना रहे तो क्या लगाना है, नॉट, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट। ठीक है, वापस क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ओनली लुक, क्या हो जाएगी, ओनली लुक। ठीक है, अब एट मी, क्या था, एट मी, और ये हमारा फुल स्टॉप। देखा आपने कितनी आसानी से आप इस टेबल का यूज करके आप ना एक नंबर आराम से एंश्योर कर, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगता है इस टॉपिक को समझने में। ठीक है, 10 मिनट के अंदर बस मेन है इसकी प्रैक्टिस बार बार करते रहे। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक है, आगे की हम और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए जरा, अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जैसे मैंने एक सेंटेंस और लिखा, जैसे मैंने लिख दिया, he has called Ram, he has called Ram, इसको बोला नेगेटिव बनाने के लिए। अब देखो बच्चों के दिमाग में क्या चलेगा कि सर आपने तो ये कहा है कि हैज या हैव लग जाए तो डू या डज लगा दोगे, लेकिन भैया मैंने ये भी तो कहा था आपसे कि अगर ये हैज या हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो आपको इसी के बाद नॉट लगानी है, क्योंकि मैंने बोला नेगेटिव के लिए क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। ठीक है, अगर ये हैज या हैव बिना वर्ब के आ रहा है एज अ मेन वर्ब, यानी इसका मतलब क्या होता है, हैज या हैव का कोई चीज आपके पास है या कोई चीज की उपस्थिति प्रेजेंट में आपके पास दर्शा रहा है, ऐसा सेंस देता है। यानी बिना वर्ब के जब हैज या हैव आएगा तो आपको क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और अगर हैज या हैव के बाद कोई वर्ब आ गई, देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो डायरेक्ट उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव, और उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे करने से क्या बन जाएगा, इंटररोगेटिव। ये पता है ना, हेल्पिंग वर्ब आगे आगे। तो फॉर एग्जांपल हम इसको बनाते हैं, क्या बनेगा, ही, फिर क्या लग जाएगा, हैज, क्योंकि यहाँ वर्ब है ना तो इस हैज के बाद ही नॉट लगा दोगे और वैसा का वैसा, बिल्कुल ईजी है, कॉल्ड राम। अब लेकिन मैं अगर सेंटेंस को इस तरीके से लिख दूं, सी हैज अ कार, सी हैज अ कार, अब इसको बनाना है आपको नेगेटिव। अब कैसे बनेगा साहब, ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना इसको नेगेटिव बनाने के लिए, आपको ध्यान में दे लिया कि भाई यहाँ पर हैज था तो उसके बाद वर्ब भी थी, लेकिन यहाँ पर हैज या हैव लग रहा है, लेकिन उसके बाद ये आ कार लिखा है, यानी उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो यहाँ कोई वर्ब नहीं है, तो बिना वर्ब के आ जाए, ठीक है, एज अ मेन वर्ब यूज कर रहा है इसमें, तो आपको नेगेटिव कैसे बनाना है, अगर हैज लग रहा है तो डज नॉट हैव लगा देना,
हैव लग रहा होगा तो डू नॉट हैव लगा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, डज नॉट और हैव, तो क्या जाएगा, सी डज नॉट हैव अ कार, सी डज नॉट हैव अ कार। ये सिंपल है, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर समझ में आया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है तो उन गलतियों को मैं पहले ही करवा रहा हूं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो लेकिन मैं एक ही चीज में पूरा क्लियर कर दे रहा हूं आपको। देखिए जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, दे हैव मनी। देखो कभी कभी क्या होता है कि इसका नेगेटिव बनाने के लिए नो भी यूज कर देते हैं। मैंने बोला दे हैव नो मनी, ऐसा बोल देता मैं इसको नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव में तो आप डायरेक्ट नो लगा सकते हो, है ना, कि दे हैव नो मनी, मैंने बोल दिया सी हैज नो कार, मतलब है ही नहीं कार, नॉर्मली नेगेटिव बोल दिया, है ना। तो अब इसको बनाए हम लोग, तो यहां पे देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लग रहा है, हैव। क्या हैव के बाद कोई वर्ब है, नहीं है साहब, नहीं है साहब। तो बिना वर्ब के हैज या है बजाय, तो सर आपने तो ये कहा था इसका इंटेरोगेटिव बनाना, तो आगे क्या लगा दो, डू या डज। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा यहाँ पे, डू। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू। फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, दे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है आपको, हैव, तो डू दे हैव। फिर क्या लग जाएगा, मनी। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं है साहब, जब तक कि आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या ना लगा दो, क्वेश्चन मार्क ना लगा दो, ठीक है। तो बहुत, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया कि ही हैड अ बुक, ठीक है। इसको आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने देखा कि हैज, हैव या हैड के बाद कोई वर्ब नहीं है साहब, कोई वर्ब नहीं है साहब। तो बिना वर्ब के हैज, हैव या हैड आता है तो उसका मतलब है कोई चीज आपके पास है या कोई चीज आपके पास थी। अब अगर हैज, हैव या हैड, यहां पर हैड आ रहा है बिना वर्ब के, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा क्या, ही, क्या लगेगा, डिड नॉट और वापस हैव, क्या लग जाएगा, डिड नॉट और वापस क्या लग जाएगा, हैव, ही डिड नॉट हैव, ठीक है। या तो एक लिख सकते हो अ बुक, ही डिड नॉट हैव अ बुक, ऐसा बोल सकते हो, ही डिड नॉट हैव एनी बुक भी लिख सकते हो, कोई भी किताब नहीं है। और इसको नेगेटिव बनाने का एक और तरीका हो सकता था, ही हैड नो बुक, यानी भाई साहब उसके पास किताब है ही नहीं, ही हैड नो बुक। लेकिन इंटेरोगेटिव बनाने टाइम ये फॉर्मेशन फॉलो करना होगा, और गलती ना हो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये नो वाला सेंटेंस अगर आपको समझ आए तो ही यूज करना, वरना यही फॉर्मेशन अपना इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे मैंने एक और सेंटेंस इसी पे बेसिस पे ले लिया कि दे हैड इनवाइटेड हिम। अब देखो यहां पे अगर मैं इसको बोलता हूं कि इंटेरोगेटिव बनाइए, इसको क्या बनाना है आपको, इंटेरोगेटिव बनाना है, तो सिंपल सी बात है, पहले नंबर ध्यान से देखो, हैज, हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है, ठीक है, या मेन वर्ब में आ रहा है, ये कंफर्म करना है। यहां पर देखा कि हैड के बाद कोई ना कोई वर्ब है, तो मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या करोगे, इस हेल्पिंग वर्ब को कहां ले आओगे, आगे। क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दी हो और इंटेरोगेटिव बनाना होती है तो हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर क्या लगाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, हैड दे, फिर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी वैसी की वैसी रहेगी जैसी वर्ब थी, इनवाइटेड, ठीक है, हिम, ठीक है। और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इस तरीके से जाएगा। तो बस इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंस जिनमें पहले से हेल्पिंग वर्ब है उनके लिए ये दोनों स्ट्रक्चर फॉलो होंगे, नेगेटिव के लिए ये और इंटेरोगेटिव के लिए ये, ठीक है। अब जरा हम आ जाते हैं एक जो मोस्ट कॉमनली आपके एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सेंटेंस है, वो कौन सा है, डू वाला, डू एज अ मेन वर्ब। जैसे मैंने बोला कि दे डू दियर वर्क, एक सेंटेंस लिख दिया सिंपल सा, दे डू दियर वर्क, ठीक है। इसको आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इसको आपको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है साहब, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा काम, आप सिंपल सा काम क्या करने वाले हो कि आपने देखा कि ये जो डू है, ये जो डू है ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद इस्तेमाल हो गया, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं, तो यहां पर ये जो डू है
वो हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज नहीं हुआ है। ये जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह तो यूज नहीं हुआ, कंफर्म हो गया, क्योंकि इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ये मेन वर्ब में जब डू डज या डिड आए तो उसको नेगेटिव बनाते टाइम हम गड़बड़ क्या कर देते हैं। देखो हमारा काम क्या है कि सब्जेक्ट तो लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, अब अपन को पता है कि डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हम क्या लगा देते हैं, डू नॉट। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, डू नॉट। और बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डियर वर्ब। क्यों ना ये लगता है कि डू तो हमने पहले ही लगा दिया, डू तो हमने पहले ही लगा दिया, लेकिन गड़बड़ होती है साहब। इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। अगर डू या डज मेन वर्ब में हो तो डू नॉट या डज नॉट के बाद वापस डू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते ही हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर यही फॉलो हो रहा है। डू डज नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, लेकिन इसको अलग से लिखने की वजह क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, डू या डज नॉट लगाने के बाद वो ये सोच लेते हैं कि डू या डज तो इसी में आ गया, तो वापस डू क्यों लगाएं। तो यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर क्या लगाना पड़ेगा, डू। ठीक है, ऐसे ही एक और सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला सी डज हर ड्यूटी। ठीक है, बोला कि भाई साहब इंटेरोगेटिव बना दो इसको। अब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो अब हमने देखा कि यहां पर डज के अलावा कोई और वर्ब है क्या, नहीं है, तो मतलब ये मेन वर्ब में ऐसे ही ऐसे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या लग रहा है, ऐसे ही है। तो जब डज को मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डू या डज आएगा स्टार्टिंग में, तो डू या डज में से क्या लग गया, डज। फिर क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, शी। डज के बाद क्या लगा दिया, शी। फिर वापस इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कौन सी फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, डू। तो डज सी डू हर ड्यूटी। ठीक है, प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे क्या करते हैं, डू या डज लगाने के बाद वापस क्या कर लेते हैं कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू को नहीं लगाते, इसलिए मैंने इसको फॉर्मेशन को पूरा ही अलग से लिखा है, हर ड्यूटी। ठीक है, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क लगाना। ठीक है, अब जरा देखें एक और सेंटेंस। जैसे मैंने बोल दिया वी डिड इट, वी डिड इट। ठीक है, इसको नेगेटिव बनाना आपको। अब आपने देखा कि यहां भी डिड आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, डिड। क्या इस डिड के अलावा यहां पूरे सेंटेंस में कोई और वर्ब है, नहीं है साहब, यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं है। तो यानी ये ही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और मेन वर्ब में ये किसकी वर्ब की तरह काम कर रहा है, डू डिड डन, यानी ये डू की सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रहा है। जब सेकंड फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं, डिड नॉट और वापस फर्स्ट फॉर्म। और इसी तरीके से अगर मेन वर्ब में डिड है तो डिड नॉट और वापस फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या लगाएंगे, डू। तो इस बात को कंफ्यूजन में मत रखना कि डू डज या डिड अगर जब भी मेन वर्ब में आएगा तो डू डज या डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी, उसके अलावा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में डू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी डिड नॉट। देखो हमने देखा नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाया, डिड नॉट, और वापस क्या लगा देंगे, डू। वापस क्या लगा देंगे, डू। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डू, और लास्ट में क्या, इट। ठीक है, आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। मैं इसके लिए पीडीएफ लिंक में आपको क्वेश्चंस डाल दूंगा। ठीक है, काफी सारे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप इसे देखकर, टेबल को देखकर प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये फॉर्मेशंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें। पूरी की पूरी 10th और 12th की पूरी ग्रामर में आपको डे बाई डे करके, एक एक दिन में एक एक वीडियो कर करके आपको पूरे का पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगा। बस कनेक्टेड रहिए और आप अपने